हम लोगों ने पाठाठ पढ़ा, धानों का गीत। धानों के गीत को पढ़ने के बाद अब आज हम लोग विश्व हिंदी शांति की भाषा पढ़ेंगे। पाठ 9। देखिए, प्रस्तुत पाठ हिंदी। वैसे इस पाठ से ना तो व्याख्या पूछी जाती है, ना सारांश ही आता है, लेकिन फिर भी हिंदी विश्व शांति की भाषा है, इस शीर्षक से और एक जापानी व्यक्ति के हिंदी प्रेमी होने की बात इसमें व्यक्त की गई है। और वास्तव में ये बहुत दिलचस्प पाठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आइए देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। जापान में 11 फरवरी सन 1920 ईस्वी को जन्मे साईजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से। प्रश्न है, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? उत्तर है, सन 1958 ईस्वी की बात है। मुझे फुजी गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। वह सन 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। आज 45 वर्ष होने चले हैं। अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजी गुरुजी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुजी के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। प्रश्न है, हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? उत्तर, अप्रैल सन 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था। अब यहाँ पूछा जा सकता है, युकिको को सेवाग्राम में किस नाम से जाना जाता था, या साईजी माकिनो की पत्नी का क्या नाम था, उन्हें सेवाग्राम में किस नाम से जाना जाता था? हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। सहज जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही। अब हॉस्टल शब्द ये जो है अंग्रेजी का शब्द है। हॉस्टल का अर्थ हिंदी में होता है छात्रावास। छात्रावास में छात्रावास का चाहे संधि विच्छेद अगर कर लें तो छात्र धन आवास या छात्रा धन आवास, यानी दोनों के लिए, बालक और बालिका, छात्रा के लिए भी छात्रावास ही कहा जाएगा, छात्र के लिए भी छात्रावास ही कहा जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न, सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। उत्तर, सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था
कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। प्रश्न, गुरुदेव टैगोर का साथ और शांत निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? अब यहाँ शांत निकेतन देखें, शांति शब्द में अगर निकेतन जोड़ दें तो शांत निकेतन बन गया, शांत में अगर दूध जोड़ दें तो शांति दूध बन जाएगा, शांति में भवन अगर जोड़ दें तो शांति भवन बन जाएगा। ऐसे ही आप जो है और बहुत सारे शब्द बना सकते हैं शांति से। आइए देख लेते हैं। उत्तर है, गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांत निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांत निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र भूमि शांत निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांत निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ के पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेंगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान भावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। प्रश्न, ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोजमर्रा के ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिड़ला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषिए के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, देखिए कि बिड़ला फैक्ट्री में इन्हें क्यों जाना पड़ा, तो ये स्पष्ट रूप से जान रहे हैं। यहाँ और एक प्रश्न बन सकता है कि ये दुभाषिए का काम करने के कितने रुपए प्रति मंथ पाते थे, पर मंथ या हर महीने कितने रुपए पाते थे। अब क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है? तो उत्तर दे रहे हैं, दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाओं जैसी हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं, यह मेरी कामना है। जीवन पर्यंत यानी आजीवन, जब तक जीवन रहे। प्रश्न है, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? उत्तर, जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों की भावनाओं के स्तर पर जोड़ती हैं। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बंगला
भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता, अब जो कि कोलकाता कहा जाता है, एशिया का दरवाज़ा है। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। प्रश्न, जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रहते हैं? तो उत्तर है प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जापान में या टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना किसने की? तो ये उत्तर रहा प्रोफेसर दोई। वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म शाहिनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया है। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजो कामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर साकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है। हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास का किस उपन्यास का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया और किसके द्वारा किया गया, या किस उपन्यास का जापानी भाषा में अनुवाद हुआ, या चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा का जापानी भाषा में अनुवाद किसने किया। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इस पर गौर करिएगा। इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी। उत्तर है टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसे कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है। पांडुलिपि यानी जो हाथ से लिखा जाता है वो पांडुलिपि कहा जाता है। भारतवर्ष में 45 साल, मेरी हिंदी यात्रा, ये भी इनकी पुस्तकों के नाम हैं। आज की नई पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन से शौक हैं? मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। ये जापानी व्यक्ति कह रहा जिससे बातचीत हो रही है, मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल, पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे? मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये साइजी माकिनो का चित्र है। जापान में 11 साइजी माकिनो, ये उन्हीं का चित्र है जो कि यहाँ भारत में पशु चिकित्सक बन के आए और यहाँ यहीं के रह गए। ये भारत इनको बहुत प्रिय लगा। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साइजी माकिनो हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। अब यहाँ पूछा जा सकता है
शाही जी माकिनो का जन्म कब और कहाँ हुआ? हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से किस विदेशी या किस जापानी व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया या सम्मानित किया जा चुका है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी, मूलतः आप पशु चिकित्सक थे। बाद में कुछ समय के लिए आपने दुभाषीय का भी कार्य किया, यानी जो अनुवादक का कार्य करते हैं उन्हें दुभाषिया कहते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद करते हैं वही दुभाषीय कहलाते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। हॉस्टल, छात्रावास, परिवेश, वातावरण, फैक्ट्री, कारखाना। दुभाषीय दो भाषाओं का आपसी अनुवाद करने की योग्यता रखने वाला, जीवन पर्यंत, आजीवन। कुछ करने को, वैसे कुछ करने को देखें। नंबर 1, साक्षात्कार हिंदी गद्य की एक लघु विधा है। इसमें किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि पाए हुए व्यक्ति से बातचीत करके उसके संबंध में आवश्यक जानकारी पाठक या श्रोता को दी जाती है। साक्षात्कार लेने के लिए जरूरी होता है प्रश्न यानी सवाल बनाना। यदि आपको आपके पसंद के व्यक्ति का साक्षात्कार लेना हो तो जरूरी होगा कि पहले आप उनसे पूछने के लिए सवाल तैयार करें। सोचिए और लिखिए आप किस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहते हैं। उनसे आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, उनकी एक सूची बनाइए। ये सारी चीज़ें, यानी आपको अगर किसी देखते होंगे, वैसे टीवी पर इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे तो टीवी पर जो पत्रकार होता है, जो संवाददाता होता है, वो किस प्रकार से लोगों से प्रश्न पूछता है, तो इस तरह से वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 2, अपने क्षेत्र के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। देखिए कक्षाएं अभी नहीं संचालित हो रही हैं, आप साक्षात्कार भी अभी लेने के लिए कहीं मत जाइएगा। जब लॉकडाउन खुलेगा तभी आप साक्षात्कार लेने के लिए जाइएगा। हाँ, साक्षात्कार लेने के लिए आप अपने घर में अपने गार्जियन यानी अभिभावक के साक्षात्कार ले सकते हैं। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं और ये इंटरव्यू लेने का, साक्षात्कार लेने का आप अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 3, 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पता लगाइए कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। इसे आप पता करिएगा, नहीं तो जब हमारी आपकी मुलाकात होगी, लॉकडाउन खुलेगा, जब हम आप आमने सामने होंगे तब हम आपको अवश्य बताएंगे। अभी भी बता सकते हैं, लेकिन ये आपको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं। इसको करने का प्रयास करिएगा कि 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसको पता लगाइए कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। अब इस पर आप विचार करिएगा, नहीं तो जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। विचार और कल्पना ये आप लोगों को हम एक तरह से गृह कार्य के रूप में दे दिए। यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो वह हमसे क्या क्या चिंताएं बताते। वास्तव में ये कल्पनातीत है। ये वास्तव में पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में सक्षम होना एक प्रकार से पेड़ पौधों का बोलना ये कल्पनातीत है, कल्पना पर आधारित है। ये वास्तव में अगर ये सक्षम होते तो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो पेड़ों पौधों की, जीव जंतु तो बोलते हैं वो अपनी भाषा में, पेड़ पौधे तो बोलते नहीं हैं, उनमें आवाज़ जरूर निकलती है हवा के चलने पर। जीव जंतु की भाषा बोलने में सक्षम होते। यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते हैं, यानी जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, इस तरह से बोल पाना, बल्कि ये जीव जंतु ये हम लोगों की भाषा को जानते समझते हैं। जैसे पालतू पशु पाले जाते हैं तो वो हमारे इशारे पर, हमारे कहने के अनुसार वो बहुत सारे कार्य करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बोल सकते तो बहुत सारी समस्याओं को व्यक्त करते। इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता और
सचमुच में बहुत अच्छा परिणाम आता। अब देख लेते हैं। नंबर 2 है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। अब देखें, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में, मलयालम केरल में, कन्नड़ कर्नाटक में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में। बातचीत से देखिए, ये इसी अभ्यास से ही प्रश्न है। अब इसको देख लीजिए। साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए? ये प्रश्न हम कर रहे थे और ये पूछ ही लिया, तो ये बात जान लें। साइजी माकिनो 36 वर्ष की आयु में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। नंबर 2 है, साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषता बताई है? तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऊपर। देखिए, ये तो आप लोगों को पता होगा ही। शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी माकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। नंबर 3 है, साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिड़ला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? इस पर हम लोग बल्कि प्रश्न भी किए थे कि पूछा जा सकता है। तो ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिड़ला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे। अतः साइजी माकिनो वहाँ दुभाषीय के रूप में गए, यानी अनुवादक के रूप में। जापानी भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद करते थे और हिंदी भाषा का जापानी भाषा में अनुवाद करते थे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 4, साइजी की क्या कामना है? साइजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। और यही हिंदी सीखना उनके लिए बहुत ही लाभकारी हो गया, नहीं तो उनके लिए वास्तव में बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। अब हम नंबर 5 देख लेते हैं। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापान में संस्कृत भाषा, जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा? साइजी ने पाठकों के लिए संदेश दिया है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। भाषा की बात। भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। का समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। खा समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की 2 विशेषताओं को लिखकर 2 वाक्यों की रचना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए लिखना चाहें तो 2 वाक्य ऐसे लिख सकते हैं। समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने, या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ। और दूसरा देखना चाहें देख लें। समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली में कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। नंबर 2, शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है। इसी प्रकार शांति में अन्य शब्दों को जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। तो ऐसे ये इस पर हम लोग बात भी कर चुके थे। शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन, ये इस तरह से बात कर चुके थे।
नंबर 3, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे टहलता है, देखिए अंडरलाइन कर दिया गया है, धीरे धीरे। पीटी ऊषा तेज दौड़ती है, तेज यहाँ देखें अंडरलाइन कर दिया गया है, ये क्रिया विशेषण है। यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलना की विशेषता और दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 विशेषण शब्दों को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखिए। देखिए ये क्रिया विशेषण के शब्द छांट करके आपको जो वाक्य रचना करनी है, क्रिया विशेषण के शब्द तो इस पाठ से होंगे, लेकिन वाक्य की रचना आपको अपनी तरफ से करनी है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसमें तेज शब्द ले लेते हैं और पीछे जोर जोर भी आया है, अधिक भी आया है, सुंदर भी आया है। तो इन शब्दों से देख लेते हैं। जैसे कार तेज दौड़ती है, वह जोर जोर से पढ़ता है। तुम अधिक बोलते हो, वह सुंदर लिखती है। इसे भी जाने। अब आगे दिया गया है, एक भाषा को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिसमें अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है, स्रोत भाषा किसे कहते हैं और लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं, दोनों लिखिए। अनुवाद करने वाला अनुवादक होता है, अनुवादक किसे कहते हैं ये भी लिखिए। एक अच्छे अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा की जानकारी होने के साथ साथ दोनों देशों के प्रकृति, सांस्कृतिक अवस्था एवं लोक जीवन की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। तो इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले पाठ में, अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अगर इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देने पर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। लाइक करें, शेयर करें। लाइक और शेयर कर देने से मुझे आपके लाइक और शेयर से एक तरह से बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है।